दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल शॉर्टकट से स्वागत करते हैं। इससे पहले मेरा 2 वीडियो अपलोड किया गया है, मेरे द्वारा अपलोड किया गया है इतिहास का, और आज तीसरा वीडियो रहेगा। आज का टॉपिक जो है वो सिंधु सभ्यता है। क्या है टॉपिक? सिंधु सभ्यता। इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उन्हीं चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है उसी चीज़ को हम कवर करेंगे सिंधु सभ्यता के टॉपिक में। इनके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद जो है MCQ हम लोग करेंगे। क्या टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो हम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन किए हैं। जो स्किप करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड का दुनिया है और ये मेरा वाइट बोर्ड है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो इसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगा। इसी थोड़ा सा वीडियो को जो है पूरा देखिए और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। ठीक, बात करते हैं सिंधु सभ्यता का। तो इनको जो है हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है। पहले हम बात करें सिंधु सभ्यता का, विभिन्न संदर्भों में बात करेंगे। पहले कि इसका खोज कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन थे, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है और इन सभ्यता में जो खोदी गई स्थल हैं उस स्थल के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और सिंधव लोग का मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन लोग का सांस्कृतिक जीवन कैसा था, आर्थिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, इन सभी के बारे में, सभी चीज़ के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं खोज का। तो एक ब्रिटिश सैनिक थे और पुरातत्व भी थे, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो है पाकिस्तान के हड़प्पा शहर, एक हड़प्पा शहर जो कि वहाँ वर्तमान पाकिस्तान में है, उस स्थल का दौरा किया और वहाँ देखा कि बहुत ही प्राचीन पुरानी इमारतें हैं, भवनें हैं, ईंटें हैं और उन जो वृत्तांत हैं उस वृत्तांत को इनके द्वारा, किसके द्वारा? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा। बात कब का है? 1826 ईस्वी में इनके द्वारा एक पत्रिका था और उस पत्रिका में इस वृत्तांत को बताया कि हड़प्पा जो है एक स्थल है और वहाँ पे हम बहुत ही पुराने इमारतें, भवनें देखें। इनके बाद कुछ दिन के बाद जो है, कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। उनके समय जो है रेल पटरी का, किनका? रेल पटरी का जो है काम आरंभ किया गया और उस पटरी बिछाने के क्रम में जब पटरी बिछा था कराची से लाहौर के बीच जब पटरी रेल का काम हो रहा था तो इनका देख रेख जो है 2 इंजीनियर थे, बर्टन बंधु, 2 भाई थे। इन दोनों भाई के द्वारा वहाँ के प्राचीन स्थलों के बारे में इसका जो सूचना है वो उनके द्वारा सरकार को दिया गया कि जब हम कराची से लाहौर के बीच में पटरी को बिछा रहे थे तो वहाँ देखे कि बहुत ही पुराने प्राचीन समय का ईंट हैं, बहुत पुराने ईंट हैं और उस ईंट का यूज़ जो है ये दोनों भाई जो थे उसका यूज़ कर लिया पटरी बिछाने में। और कुछ दिन बीता और वर्षों बीते बात आ गया कब? 1856 ईस्वी का। और ये घटना भी कब हुआ? 56 में ही हुआ। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ये ऐसा शख्स है जो पुरातत्वविद भी थे और इनके द्वारा उस स्थल का, किसका? हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया गया और इनके सही रूप से, सुदृढ़ रूप से इसका सर्वेक्षण हो, इसके लिए उन्होंने एक विभाग का स्थापना किया। उस विभाग का क्या नाम रखा? भारतीय पुरातत्व विभाग।
ताकि हड़प्पा का खनन जो है अच्छी तरह से सुयोजित तरीके से हो। इनके लिए ये क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया और पहली बार इनके द्वारा कुछ रुचि दिखाया गया और इसीलिए इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इनके द्वारा पहली बार जो है हड़प्पा का संरक्षण कराया गया। बात है सन 1899 1905 ईस्वी। इनके बीच जो है लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और लॉर्ड कर्जन के बारे में आप भली भांति पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वायसराय था जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग किया और इनके द्वारा ही बंगभंग आंदोलन, मतलब इसका कहना था कि फूट डालो और शासन करो, मतलब हिंदू मुस्लिम को जो है दो भाग में बांट दो और तब शासन करना। ये किसका था? लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन जो थे वो पुरातत्वविद भी थे और क्या बोले, ये तब का वायसराय थे। क्या थे ये? वायसराय थे। इनके द्वारा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो है चेयरमैन, महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया और इन चेयरमैन, कौन चेयरमैन था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो टीम बना। कितना टीम बना? दो टीम बना। एक टीम था दयाराम सैनी का और दूसरा था आर.डी. बनर्जी, जिसे राखल दास बनर्जी भी कहते हैं। दयाराम सैनी जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का जो है उत्खनन किया और उनके बारे में बताया, विस्तृत रूप से बताया। और आर.डी. बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। एक चीज़ शुरू में बताया हम कि हमारा ये जो प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल जो है, ये दोनों काल जो है ये साक्ष्य पे डिपेंड रहता है, साक्ष्य पर निर्भर है। यदि किसी स्थल से यदि जौ का या चावल का कुछ अंश मिला, प्रमाण मिला, तो इससे ये लगाया गया कि उस समय जो है जौ और चावल का कृषि होता था, उन लोगों के द्वारा चावल और कृषि का खेती किया जा रहा था। इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति बना, तो इसे हम कह सकते हैं कि उस समय जो है लोग जो है वो मूर्ति बनाते थे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे प्रमाण मिला। प्रमाण के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या मिला और क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पढ़ा जाता है कि ये प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि गुप्तकाल की गुफा ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। वहाँ से क्या मिला? तो चित्रकारी का कुछ जो साक्ष्य मिला। इसे ये कहा गया कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो चित्रकारी भी करते थे। तो ये साक्ष्य पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है? साक्ष्य पर। और इसी कारण जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खनन हुआ, उसका खनन हुआ, तो इसीलिए एक पिगट साहब थे और पिगट साहब के द्वारा इसे, क्योंकि ये दोनों क्या है नदी के समीप हैं और दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, इसीलिए कहा गया कि विस्तृत समाज की ये क्या है जुड़वा राजधानी। किसे कहा गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, या इस तरह पूछा गया कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बात करें काल का, तो काल वही चेयरमैन कौन था? जॉन मार्शल, जानते ही होंगे जॉन मार्शल को, जिसको लॉर्ड कर्जन ने ये पूरा नेतृत्व दिया था कि खनन करने के लिए, पुरातत्व का खनन करने के लिए। उनके द्वारा ही सिंधु सभ्यता का जो काल अवधि है, मतलब कब से कब सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, उसके बारे में जो है बोला। उनके द्वारा कहा गया, जॉन मार्शल के द्वारा, कि 3250 ईस्वी से 2750 ईसा पूर्व में जो है सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। वहीं डी.पी. अग्रवाल जो थे वो भी पुरातत्वविद थे। इनके द्वारा C14 तकनीक, चलिए पहले तो जान लें कि C14 तकनीक जो है क्या होता है। तो कार्बन 14 तकनीक क्या होता है, तो जाने। तो देखिए, कोई भी जीवाश्म हो, लकड़ी हो, किसी वस्तु में कार्बन तो होगा ही। तो मान लीजिए कोई प्राचीन जो है बहुत पुराना लकड़ी मिला, उस लकड़ी में
मान लीजिए कोई लकड़ी मिला और इस लकड़ी में जो है देखता है कि कार्बन की मात्रा कितनी है। पहले आप जान लीजिए कि कार्बन का ये लाइफ कितना है, आयु कितना है, तो वो है 11,000 वर्ष किसका, कार्बन। मान लीजिए कि ये प्राचीन लकड़ी जो हमें मिला, खुदाई के फलस्वरूप मिला, इस लकड़ी में कार्बन की मात्रा कितना है, मान लीजिए कि कार्बन की मात्रा जो है 50% है, 50% है, तो कहा जाता है कि लकड़ी जो है इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 ना, 5500 वर्ष पुराना है, 5500 वर्ष पुराना है। तो ये जो है डीपी अग्रवाल के द्वारा कहा गया। और इसी तकनीक पे जो है 2300 सिंधु सभ्यता का काल अवधि बताया गया, 2300 से 1750 ईसा तो बताया गया है। और इस पे ये जो काल अवधि है सबसे सर्वमान्य जो क्या है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य, सब जगह इसको वैल्यू दिया गया, मान्यता प्राप्त है। बात करें क्या हम देखें तो हम खोज कैसे हुआ, उसके बाद हम काल अवधि देखेंगे, किसका काल अवधि कब विकास हुआ, उनके बाद हम देख रहे हैं विस्तार का। तो इसका विस्तार कहाँ से था, तो विस्तार जो है हम मैप बनाए हैं, मैप से देखिए ये जम्मू कश्मीर है, ये आपको हो गया उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र और ये पाकिस्तान का। तो उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दामाबाद और पश्चिम में सुतका गेंडोर। यदि आप इसको देखते हैं, ये जो हम छायांकित किए हैं इस पार्ट को, तो इसका आकृति देखिए कैसा है, त्रिभुजाकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार। और पहला तो क्या है, त्रिभुजाकार है। दूसरी बात देखिए कि ये किधर है, तो ये उत्तर पश्चिम है। यदि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब हो गया कि पश्चिम हो गया, तो इस पार्ट को ये देखते हैं किधर है, इस पार्ट में है, ये भाग में, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम में, क्या उत्तर पश्चिम में विकास हुआ। और ये कितना फैला हुआ, तो 13,000, कितना, 13,000 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ। फिर जाने मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, किसके नज़दीक है, तो चिनाब के नज़दीक है, ठीक है। आप जो भी स्थल आप देखेंगे वो कहाँ, नदी के निकट ही उसका खनन हुआ। मांडा चिनाब में, आलमगीरपुर जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, वो कहाँ पे है, हिंडन नदी। वहीं दामाबाद कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, और ये कहाँ स्थित है, तो गोदावरी के निकट, ये क्या है, सुतका गेंडोर, ये कहाँ पे है, तो दास नदी के निकट, इनके निकट जो है क्या हुआ, विस्तार हुआ था। तो इस सूत्र याद कर लीजिएगा, याद करना है कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, ठीक। क्या बोले, आकृति कैसा है, तो आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। क्षेत्र क्या है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, सभ्यता है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। क्यों है, क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र, ये दोनों क्या है, प्राचीन सभ्यता है। और इनके विस्तार जो था, इसका मतलब क्षेत्र था, इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को यदि जोड़ देते हैं, ये दोनों क्षेत्र को जोड़ने के बाद जो होता है, इसके 12 गुना जो है कौन सा, सिंधु सभ्यता का विस्तार है। इसलिए ये विश्व की क्या है, भारत ही विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। कहाँ फैला हुआ है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसे सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो हम बात करें किसका, कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो पहले इसको जान लें, नामकरण कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, विकास जो है, वो सिंधु नदी, कौन सा, तो सिंधु नदी के निकट इसका विस्तार था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खुदाई किया गया, सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खुदाई किया गया, और वहाँ से प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, और इसी स्थल के नाम पे क्या, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसे, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नामकरण तो हम जान लिए, क्या क्या बोले, कि चूँकि कि
विकास जो कहाँ तो हुआ, सिंधु नदी के आसपास विकास हुआ था, इसीलिए इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या है, नामकरण है। बात करें हम कि निर्माता, अब ये है कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ तो किन लोग के द्वारा विकास किया गया, वो लोग कहाँ से थे और कौन से लोग थे। तो कहा गया है उस इसके पक्ष में जो है इनके दो मत हैं, एक है विदेशी मत और एक क्या है, स्थानीय मत। तो विदेशी मत के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद क्यों कहा गया इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दो प्राथमिक थे, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर। इसका कहना है कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो साइबेरियन है, मतलब कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो साइबेरियन लोगों के द्वारा किया गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये जो है सिंधु सभ्यता है और इसके बगल में क्या हो गया, मेसोपोटामिया। और यहाँ क्या हो गया आपको, मिस्र की सभ्यता। तो इसी सभ्यता के अंतर्गत एक है साइबेरियन सभ्यता। राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो ध्यान नहीं देना है, तो सुनिएगा। साइबेरियन सभ्यता, इस सभ्यता में जो इमारत था, जो मोहरें था, वही इमारत और मोहरें सिंधु सभ्यता का जब खनन हुआ तो वहाँ मिला। इसीलिए कहा गया कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो साइबेरियन लोगों के द्वारा किया गया। इनका ये कहना है, इस साक्ष्य के आधार पर उनका कहना था। लेकिन वहीं स्थानीय मत डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप है, उन्होंने इस बात का खंडन किया और वो क्या बोले कि यहाँ जो कहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो इमारतें मिली, जो मोहरें मिली, दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है, तो इमारत में जो सिंधु सभ्यता के इमारत में जो ईंट का उपयोग किया गया था, वो ईंट का आकृति, ईंट का प्रकार जो है वो अलग था। साथ ही मोहरें, जो मोहर हैं साइबेरियन और सिंधु दोनों में क्या है, मोहर की आकृति भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इनके आधार पर इस बात को खंडन किया गया और कहा गया कि इनके सिंधु सभ्यता का विकास जो है किसके द्वारा, तो आर्य के द्वारा। किसके द्वारा, तो आर्य के द्वारा किया गया। और इस बात से जो है बहुत प्राथमिक क्या है, असहमत है। असहमत क्यों हम, तो आगे देखते हैं। एक प्राथमिक और थे आर डी बनर्जी, जैसे क्या कहते हैं, राखालदास बनर्जी। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो द्रविड़ लोग के द्वारा किया गया। इनका कहना है कि यदि हम मान लें कि सिंधु का विकास जो है, सिंधु सभ्यता का विकास आर्य करता है, चूँकि आर्य के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, वैदिक काल में पढ़ते हैं, और आर्य जो है वो झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन हम जब बात करें सिंधु सभ्यता का, तो यहाँ की इमारतें जो थी वो पक्की इमारतें थी। साथ में यहाँ जो वैदिक काल की सभ्यता है वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो कैसा है, वो नगरीय सभ्यता थी। तो बोल रही कि जब व्यक्ति जो है पहले शहर में रहा फिर गाँव में रहेगा, ऐसा इस बात को खंडन किया गया। ये सरासर क्या है, गलत थे। वो क्या थे, द्रविड़ थे। बात समझ गए, जो हम बोलना चाह रहे हैं उस बात को आप समझ गए होंगे। बात कर रहे हैं अब इसका सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, जो विशेषता था, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या विशेषता था, तो ये सभ्यता जो है वो मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थे। उसकी बात करें हम, ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी, क्योंकि कि पक्के ईंट का मकान था, पहली बात। दूसरा जो था, हर एक घर से जो है वो जल के निकासी के लिए नाली बनाया हुआ था। इसीलिए इसे हम इस सभ्यता को जल निकासी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही कि चूँकि पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो है तांबा का खोज हो चुका था। ठीक, तो तांबा का खोज हो चुका था, तो तांबा में जो है, तांबा में यदि टीन को मिला देते हैं, एक मिश्र धातु बनता है जिसे हम कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं।
और इस कांसा का उपयोग जो है सैंधव लोग के द्वारा, सिंधु सभ्यता के लोग के द्वारा कई रूप से किया गया। आभूषण बनाने में, औजार बनाने में या उपकरण बनाने में किया जाता था। इसीलिए इस सभ्यता, किसको, सिंधु सभ्यता को जो है हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के लोग जो हैं क्या थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग जो थे वो क्या मांसाहारी भोजन करते थे और शाकाहारी भोजन भी करते थे। साथ ही इन सभ्यता के लोग के द्वारा जो है वस्त्र जो पहनते थे, वस्त्र कैसा था, वस्त्र जो है सूती भी था और ऊनी में। सूती कब पहनते हैं, सूती पहनते हैं गर्मी में और ऊनी कब पहनते हैं ठंडी में। तो उस सभ्यता के लोग भी जो है इस दोनों वस्त्र का उपयोग करते थे। साथ ही इन सभ्यता के लोग जो है चाहे स्त्री या पुरुष दोनों जो आभूषण पहनते थे, लेकिन खास तो स्त्री जो है कुछ आभूषण का उपयोग करते थे। वो क्या था, कंठहार, जो कंठ में पहनते हैं हार टाइप से, वो कंठहार हो गया, ठीक है ना। कर्णफूल मतलब जो कान में पहनते हैं, कर्णफूल हो गया। करा, करा कहाँ पहनते हैं, हाथ में, ठीक। हंसुली, ये भी आप देखे होंगे, यदि आपके गांव में बूढ़ी अम्मा होगी तो उसको देखे होंगे। कोई सब तो नहीं हो, कुछ जैसे हंसुली हो गया, करा हो गया, ये सब वो पहनती या रखी होगी, पहनती तो नहीं होगी, रखी होगी, ठीक है। अब बात करें कि इस सभ्यता के लोग जो है वो कपड़ा पहन लिया, खाना खा लिया, आभूषण पहन लिया। जब आभूषण पहनता है उसे क्या करना है, तो आभूषण पहन के कौन सी करेगा, वो मनोरंजन करेंगे। क्या करेंगे, मनोरंजन करेंगे। इसके लिए क्या किया, वो पासा भी खेलते थे। क्या खेलते थे, पासा खेलते थे। साथ ही ये जो भोजन करते थे, तो भोजन जो है भोजन के रूप में ये गेहूँ और जौ का उपयोग पूर्ण रूप से करते थे। साथ ही व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए वो कपास, किसका, कपास का कृषि खेती भी करते थे। साथ ही इसका व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता था। मतलब देश के अंदर, मतलब अपना जो क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर भी और क्षेत्र से बाहर भी व्यापार करते थे। तो किस चीज़ का, तो वस्त्र का, मैंने रूप से वस्त्र का ये उपयोग करते थे। इनके द्वारा कला, कुछ मूर्ति कला था, वास्तुकला और मृदवाहन कला, ये तीनों से परिचित थे। मूर्ति कला जानते ही कि मूर्ति का जो संरचना बनाया जाता है, मूर्ति कला हुआ। वास्तुकला ये हुआ, तो वास्तुकला के आधार पर ही इमारतें का हम उपयोग करते हैं, इमारतें बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो ये वास्तुकला हुआ। मृदवाहन कला एक मिट्टी का बर्तन जो है उसे बोलते हैं मृदवाहन कला। और इस मृदवाहन का रंग जो था खास तौर पे गुलाबी, याद रखिएगा, गुलाबी और लाल रंग का था। किसका, ये मिट्टी का जो बर्तन था उसका रंग कैसा था, गुलाबी, लाल और काला का उपयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है मोहरे का उपयोग, किसके, मोहरे का उपयोग करते थे। जिससे जो किससे बना होता है, सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या है, एक पत्थर है, क्या है, पत्थर है। सेलखड़ी क्या है, तो पत्थर है। और इस पे क्यों करते थे, क्योंकि इस पे उकीर्ण करना बहुत ही आसान था, बहुत ही ये मुलायम पत्थर था, इस पे उकीर्ण जो आराम से आसानी से होता था। इसीलिए इस सभ्यता के लोग के द्वारा जो मोहरे उपयोग करते थे वो किसका था, सेलखड़ी का। उसमें पूछा जाता है सेलखड़ी का, मोहरे किसका था, सेलखड़ी का। तो बात हम यहाँ तक की। अब इसका अगला वीडियो जो आएगा वो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, साथ में जो प्रसिद्ध स्थल थे उसके बारे में जो हम विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इनको कवर करने के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो MCQ का होगा। तो हम लोग MCQ जो सॉल्व करेंगे। MCQ यदि आप मेरे द्वारा डाले गए अपलोड किए गए वीडियो को आप देखते हैं 1-2 बार, तो मेरा ये क्या बोलते हैं, गारंटी है कि आप कोई बुक ले लीजिए, दुनिया का कोई बुक ले लीजिए, उसमें आपका 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दें।